स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही YouTube चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 7 का प्रश्न उत्तर कवर करने वाला। चूँकि मैंने इससे पहले सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और एक्सप्लेन करा दिया हूँ। बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग इस चैप्टर का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को कवर करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला जो प्रश्न दिया गया है, बोल रहा है चंपारण में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है। कहने के तात्पर्य वहाँ जो है बाढ़ बहुत ही भयंकर आता है, बहुत ही ज़्यादा बाढ़ बढ़ता है, जैसे कि पहले नहीं होता था। भाई अब क्यों बढ़ रहा है, ऐसा क्या कारण है, चलिए देखते हैं। चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत ही घना जंगल हुआ करता था, ठीक है ना। वहाँ बहुत ही पहले घना जंगल था जो कि बाढ़ की पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद वो महावन समतल हो गया। कहने का मतलब वहाँ जो जंगल था वो धीरे धीरे क्या हो गया, समतल हो गया। बाढ़ के पानी का बहाव में कोई रुकावट नहीं होता था। अब जब जंगल ही समतल हो गया तो वहाँ पर बाढ़ के पानी को कौन रोकेगा। कहा क्या जाता है, सही बात है कि जो जंगल होता है वो मिट्टी को बचाए रखता है, ढहने नहीं देता है, पानियों को रोकता है। और वहाँ पर जब जंगल ही नहीं, जब बताओ वहाँ पर पानी कैसे रुकेगी। यही वजह है कि वहाँ पर बहुत ही भयंकर बाढ़ आने लगा और वहाँ बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगा। अगला प्रश्न, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। उत्तर देखिएगा, हमारे यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज था, ठीक है ना। कर्नाट वंश एक राजा थे। प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य की सेनापति आदि नेपाल तथा मिथिला के विजय यात्रा पर आए, ठीक है ना। ये सभी एक राजा थे जो कि कहाँ पे आए, तो नेपाल और मिथिला के विजय यात्रा पर और आए और यहीं बस गए। देखिए, आए यहाँ पर विजय यात्रा पर, क्या किए, यहीं बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बन गए। अतः यही इतिहास की क्या है, तो कीमियाई प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ओराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे की मजदूर। याद रखिएगा, ओराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो भारे का मजदूर। इसी में भी थोड़ा सा और देखिएगा, ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज है। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ लाया गया था। याद रखिएगा, किसके वंशज है, तो आदिवासियों के। कहाँ से लाया गया था, छोटा नागपुर पठार से। और किस चीज़ की सिलसिले में, तो नील की खेती के सिलसिले में। और कितवीं शताब्दी में, तो 18वीं शताब्दी में। बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब बनेगा, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर देखते हैं थारुओं की कला। थारुओं के लिए कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। उनके कला सराहने योग्य है। उनका जो कला था ना, महत्वपूर्ण एक अंग के रूप में हो गया था और बहुत ही अच्छा करते थे। सही बात है, सराहने योग्य मतलब बड़ाई करने के योग्य। वो अपने घरों में धान रखने के लिए जो टोकरी बनाते थे, जिसे पात्र कहते हैं, उनमें भी गजब की कला नजर आती थी। झोपड़ी में प्रकाश आने के लिए जो दीपक बनाए गए थे, उसमें भी उनकी कला नजर आती थी। शिकारियों और किसानों के लिए काम आने वाले जो पदार्थ बनाए जाते थे, उसमें भी इनकी बहुत ही सुंदर कला देखने को मिलती थी। अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। चलिए देखते हैं। उत्तर देखिएगा, अंग्रेज ठेकेदारों ने 19वीं शताब्दी में नील की खेती का विस्तार किया, ठीक है। कितवीं शताब्दी में नील की खेती का विस्तार किया, तो 19वीं शताब्दी में। उस समय नील की बहुत ही ज़्यादा मांग थी, ठीक है ना। उस समय नील बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण था, बहुत ही महंगा बिकता था, बहुत ही मांग थी, क्योंकि नील से ही रंग बनाए जाते थे। नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने किसानों पर बहुत अत्याचार किया। जैसे देखिएगा, वह किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों को ऐसा कहा गया था कि हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना है, जिसे 3 कट्ठिया प्रणाली भी कहा जाता है। किसानों के यहाँ कोई भी शादी विवाह किसानों के यहाँ कोई भी शादी विवाह या खुशी का माहौल होता था तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। कितना अत्याचार करता था बताइए। इसके यहाँ कोई भी खुशी का माहौल हो रहा है तो साहब के यहाँ नजराना चाहिए। साहब जब बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए पैसे भी किसानों से वसूले जाते थे। यह सब अत्याचार किया करते थे अंग्रेजों ने किसानों पर। देखिए, वो बीमार हुआ तो अब किसान से पैसा वसूला जाएगा, कितना अत्याचार करता था। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली, बात वही हुआ। अब देखिएगा उत्तर, अंग्रेज के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। अंग्रेजों के खिलाफ वहां बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगर यह क्रांतिकारी विचार एवं बगावत अन्य जगहों पर फैल जाता तो
अंग्रेज का बहुत भारी नुकसान होता। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि यह क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले और मेरा कोई नुकसान हो, इसलिए वे गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ली। समझ गए ना। अगला प्रश्न देखिएगा, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी के अनुसार आर्थिक समस्या को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। आर्थिक समस्या को दूर करने का एकमात्र उपाय क्या है? शिक्षा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, अगर आप पढ़े लिखे, शिक्षा आपके पास है, तो उसको आप दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए 3 गांव, 3 कौन कौन सी गांव है? बरहरवा, मधुवन और भितिहरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना की। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। विद्यालयों की जिम्मेदारी या गुजरात से, महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं को दिया गया, ठीक है ना। विद्यालयों की जिम्मेदारी किसको दिया गया? तो गुजरात से, महाराष्ट्र से कार्यकर्ता बुलाया गया, मतलब पढ़े लिखे लोग। विदेशों से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहाँ रखे गए ताकि शिक्षा का संचालन अच्छे से हो सके। अगला प्रश्न देखिएगा, गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे? गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श थे कि बच्चों में अच्छे संस्कार एवं उत्तम चरित्र हो, ठीक है, बच्चे में अच्छे संस्कार एवं उत्तम चरित्र हो। गांधी जी का मानना था कि अक्षर ज्ञान तो बस एकमात्र साधन है, यानी साधन का मतलब एकमात्र बहाना है। वह कहते थे वर्तमान शिक्षा पद्धति इस तरह के हो गए हैं कि बच्चों के बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। सही बात है, ऐसा शिक्षा पद्धति अभी क्या हो गया है कि बच्चों का बुद्धि का विकास हो ही नहीं पाता है। और बुद्धि एवं विकास की दृष्टि से आज के बच्चे बौना होता जा रहा है। लंबाई हाइट की दृष्टि से नहीं, बुद्धि एवं विकास की दृष्टि से आज के बच्चे किस प्रकार का होता जा रहा है? तो बौना होता जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, पुंडलिक जी कौन थे? उत्तर देखिएगा, पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। ये गांधी जी के आदर्श को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे, जिन्हें गांधी जी ने 1917 में बेलगांव से भितिहरवा बुलाया था। याद रखिए, कहाँ से कहाँ? तो बेलगांव से भितिहरवा। कब? तो 1917 में। पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाया था ताकि वह आश्रम विद्यालय में रहकर बच्चों की शिक्षा दे और साथ ही साथ ग्रामवासियों के दिल में अंग्रेजों के प्रति जो भय और डर बना हुआ है उसे दूर करे। समझे? इसलिए बुलाया था कि आइए यहाँ पर, और ग्रामवासियों के दिल में अंग्रेज के प्रति डर बैठ गया है, उसको दूर कीजिए, आइए यहाँ पर। और वो ऐसा किए भी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है? इन 2 सीखों का आज आप कितना उपयोगी मानते हैं? चलिए देखते हैं। गांधी जी के चंपारण आंदोलन की 2 मुख्य सीख है, निर्भीकता और ईमानदारी। निर्भीकता और ईमानदारी। गांधी जी ने निर्भीकता होने की शिक्षा पुंडलिक जी को दी और पुंडलिक जी ने वह शिक्षा पूरे गांव वालों को दी। निर्भीकता, समझ रहे हैं ना। गांधी जी में ईमानदारी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि सत्यता को तोलना। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बिना सच जाने कोई सा भी फैसला नहीं लेते थे। समझ रहे हैं ना। गांधी जी में एक तो निर्भीकता था कि वो डरते नहीं किसी से, डरते नहीं थे। और वह क्या निर्भीकता जो था वह पुंडलिक जी को दिया, पुंडलिक जी पूरा गांव वालों को दे दिए। और दूसरी क्या था? तो ईमानदारी, कि बिना सच जाने वो कोई भी सा भी फैसला नहीं लेते थे। आज के लोग क्या होता है, सच जानते नहीं है और बस कूदने लगता है। तो गांधी जी ऐसा नहीं करते थे। अर्थात आंदोलन के समय किसी भी खबर के बारे में सुनते थे, वे पहले जब वे आंदोलन के किसी भी खबर के बारे में सुनते थे तो पहले उसे अच्छे तरीके से अपने अनुसार जांच पड़ताल कर लेते थे, उसके बाद ही कुछ लिखते थे या बोलते थे। कितना अच्छा विचार था गांधी जी का। अगला प्रश्न देखिएगा, ओ सदा निराश शीर्षक पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़ा करता है? देखिए उत्तर में क्या है, विद्यार्थी स्वयं करे। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसे आप स्वयं कर सकते हो, इसे इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे हम पाठ को पढ़ाए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बोलिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मज़ा आ जाएगा पाठ को पढ़ने में। अगला प्रश्न देखिएगा, 12 का क, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, व्याख्या करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 नंबर में पूछता है। और इस प्रकार का जब भी प्रश्न पूछा जाए तो इस तरह की हेडिंग बना दीजिएगा, क्योंकि हेडिंग पर आधार से अधिक नंबर दिया जाता है। चलिए उत्तर देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखित ओ सदा निराश शीर्षक पाठ से लिया गया है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे इन पंक्ति के माध्यम से लेखक यहाँ पे होगा, ठीक ना। लेखक यह बताना चाहते हैं कि पृथ्वी पर सुख भोगने वाला मानव और धर्म को अंधे की तरह अनुकरण करने वाला मानव जिस प्रकार विशाल जंगल को काट दिया, उसी प्रकार मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया। अर्थात मानव को जिससे सुख मिलता है वह उसी को नष्ट कर रहा है। अतः वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ठीक है ना। हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ख देखिए, कैसे है चंपारण की
यह भूमि, यहाँ पर होगा यह भूमि, ठीक है ना, जहाँ भूमि नहीं होगा यह भूमि मनोविस्मृति के हाथों अपने बड़े से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। व्याख्या करना है, ठीक है। उसी प्रकार हेडिंग बनाएंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखित वो सदा शीर्षक पाठ से लिया गया है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे अब इस पंक्ति का मतलब क्या होगा। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक ने चंपारण की भूमि का गणना किया है। उन्होंने चंपारण की भूमि को महान बताया है। वह कहते हैं कि अनेक बाहरी एवं आक्रमणकारी व्यक्ति आए और यहीं बस गए। बोले हैं कि अनेक बाहरी आक्रमणकारी व्यक्ति मतलब आक्रमण करने वाला आए वहाँ पर और वहीं पर क्या किए, बस गए। यह बाहरी एवं आक्रमणकारी व्यक्ति यहाँ पर रहकर आकर या तो इस भूमि की क्षति पहुँचाई या यहाँ बस गए, इसलिए लेखक ने उपयुक्त पंक्ति कहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, चौर और मन किसे कहते हुए कैसे बने और उनमें क्या अंतर है। देखिए किसे कहते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जब चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आती थी तो उपजाऊ मिट्टी छूट जाते थे। कहने का मतलब है कि बह जाते थे, बाढ़ आता था तो, क्योंकि नदी अपना पूर्व रास्ता बदल लेती है। क्योंकि नदी क्या करता है, पहले ही अपना रास्ता बदल लेता है। इस प्रकार उनकी बनावट पर उन्हें चौर और मन कहा गया। चौर उसे कहा गया जिसमें जाड़े या गर्मी में पानी कम हो जाता है और इसमें खेती आसानी से होती है, ठीक है। जबकि मन उसे कहा गया जो गहरे और विशाल ताल है, इसमें खेती आसानी से नहीं हो पाता, ठीक है। एक लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का देखिएगा, इसके बाद एक और है, कपिल वस्तु से मगध जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी। उत्तर देखिएगा किस मार्ग से की थी, तो उत्तर में लिखेंगे कि कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने गंडक नदी के किनारे से की थी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का, नील्हे गोरो और गांधी जी से जुड़े प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखें। देखिएगा उत्तर, नील्हे गोरो, ठीक है, नील है गोरो, गलती लिखा गया पर हो जाएगा नील्हे गोरो ने जब किसानों पर अत्याचार किए तब ऐसी स्थिति में अचानक से गांधी जी का आगमन हुआ। देखिए जब नील्हे गोरो कहने का मतलब होता है कि वो अंग्रेज जो था ना, अंग्रेज जब किसानों पर अत्याचार करने लगा कि किस प्रकार से किसी पे ज़्यादा अत्याचार होता है कि हीरो की तरह आता है कोई बचाने के लिए, ठीक उसी प्रकार जब ज़्यादा अत्याचार होने लगा किसानों पर तक गांधी जी का एक आगमन हुआ एक हीरो की तरह। और गांधी जी यहाँ पर आए और चंपारण के लोगों में अंग्रेजों के प्रति जो भय था, डर था, गांधी जी ने उन सब भय को क्या किया, उन लोगों से दूर किया। गांधी जी ने वहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था शुरू की है। पुंडलिक जी ने भी निर्भीकता गांधी जी से ही सीखा था कि जब पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखा था, गांधी जी से। देखिए वहाँ एक कायदा था, कौन सी कायदा था, तो यही कायदा था कि जब साहब आते थे, जब साहब आए तो घर के मालिक उसके घोड़े की लगाम पकड़ते थे, ठीक है ना। एक दिन ऐसा ही हुआ कि साहब आए, ठीक है, और कहा गया, वो एक घर में बैठे हुए थे पुंडलिक जी, कहा गया कि जाइए उनके घोड़े के लगाम पकड़िए। वो एमन साहब के कर्मचारी थे, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या बोलते हैं पुंडलिक जी, घोड़े की लगाम पकड़े। एक दिन एमन साहब बड़ा ही अत्याचारी है, ठीक है ना। एक दिन एमन साहब आए और उनको कहा गया कि जाइए घोड़े की लगाम पकड़िए। तो पुंडलिक जी क्या बोलते हैं, आए तो पुंडलिक जी ने कहा नहीं, देखिए पुंडलिक जी को कहा गया जाइए घोड़े की लगाम पकड़िए, ऐसा यहाँ का नियम है। पुंडलिक जी बोले नहीं, उनको आना है तो वह स्वयं आए, क्योंकि मैं घोड़े का लगाम पकड़ने नहीं जाऊँगा। और पुंडलिक जी घोड़े की लगाम पकड़ने नहीं गए, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा, पुंडलिक जी बोले। अतः यही निर्भीकता चंपारण आंदोलन की सबसे बड़ी देन थी। यही जो अंदर की जो ये शक्ति है, पावर है निर्भय होने की, वह सबके अंदर होना चाहिए। और सबके अंदर पुंडलिक जी जगा भी दिए और अंततः अंग्रेजों को लतिया जुतिया कर यहाँ से बेलगा भी दिए। इस प्रकार से काफ़ी दुख तकलीफ सहने के बाद हमारा देश आज़ाद भी हो गया। तो कैसा लगा इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर, आप लोगों को कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो कर दीजिएगा शेयर उन लोगों के पास जो अगले ईयर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ बहुत ही जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।